अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। थंबनेल देख के आप ज़रूर सोच रहे होंगे भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। इससे पहले भी मैंने इस तरह की काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों के साथ अपनी स्टोरीज डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को बड़ी पसंद आती है। और पिछले कुछ वीडियो से आप लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि कोई स्टोरी सुनाएं जब आप राइड कर रहे होते हैं। तो आज का ब्लॉग एक स्टोरी ब्लॉग है। मैं इस टाइम लाहौर में हूँ, टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स आया हुआ था। बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे 450 किलोमीटर्स का फ्रॉम लाहौर टू बहावलपुर ऑन माई अफ्रीका ट्विन। अफ्रीका ट्विन के अंदर मैंने काफ़ी सारी चेंजेस किए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, आपको पसंद आएंगी ज़रूर। जब हम कश्मीर वाला टूर करके आए थे, बाइक इधर ही था, तो उसके काम हो रहे थे, वो काम भी आपको दिखाता हूँ क्या क्या करवाए, कौन सी नई चीज़ें लगवाई हैं। और उसके बाद अपना सफ़र शुरू करेंगे टूवर्ड्स बहावलपुर। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मगर आप लोग मेरे साथ रहिएगा, इंजॉय करेंगे, स्टोरी सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेट्स गो ऑन अ राइड बॉयज़। हियर इज़ माई बेबी बॉयज़। और इसके ऊपर सबसे पहला चेंज जो आपको नज़र आ रहा है एससी प्रोजेक्ट, वाओ। इसके ऊपर पहले एक्रापोविक लगा हुआ था, अब इसको हमने शिफ्ट कर दिया है जी एससी प्रोजेक्ट के ऊपर। और क्या खूबसूरत आवाज़ होगी है बाइक की। तो आज आपको राइड के दौरान भी मज़ा आएगा। दूसरा जो आपको मेजर चेंज नज़र आ रहा होगा वो इसके टायर्स हैं। माइटास उतार दिए हैं, मेडजेलर कारो 4 लगा दी है। 50-50 टायर्स जो होते हैं उसके अंदर मुझे सबसे फेवरेट जो ट्रेड पैटर्न लगता है वो कारो 4 का है। और आप खुद देखें, इट्स ब्यूटीफुल। माइटास से तो ट्रेड पैटर्न बहुत बेहतर है। तो आज हम राइड भी करेंगे, तो आप राइड करते हुए भी देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। बाकी इसके ऊपर जी सर्को मोटो की लाइट्स आपको पता है कश्मीर में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी, सही से फिटिंग नहीं हुई थी, इनकी दोबारा फिटिंग की है। बाइक टोटल इसको हमने सर्विस करवाया है, इसकी डिटेलिंग करवाई है और अभी हम सफ़र शुरू करने लगे हैं। ठीक है उमर भाई, देखी जाएगी फिर। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह। ऐसे लग रहा है ट्रेल बाइक चला रहे हो। फुल करना है जी। अच्छा, जैकेट जो मैंने पहनी हुई थी वो मैंने टॉप बॉक्स के अंदर रख दी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अभी ये स्लीव्स पहनी हुई हैं, ये मोटोवुल्फ की स्लीव्स हैं और साथ अल्पाइन स्टार के ग्लव्स और LS2 हेलमेट। अच्छा जी, स्टोरी है आज से काफ़ी साल पहले की स्टोरी है जनाब। आप यूँ समझ लें इट्स अराउंड 2006-7 की बात होगी। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले इंट्रो में बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्टोरी कंटिन्यू करूँगा तो वो आपको फिर ज़रा जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही पता हूँ। पहली बात तो ये कि मेरी जो एजुकेशन थी फ्रॉम क्लास 1 अप टिल मैट्रिक, वो को एजुकेशन में रही। और उसके बाद ऑब्वियसली MBBS वो तो को एजुकेशन ही होता है। तो मैं मतलब आप यूँ समझ लें कि सारी लाइफ ही को एजुकेशन में पढ़ा था। मगर हमारा जो स्कूल होता था उसमें को एजुकेशन ये होती थी कि हम लोगों की क्लासेस साथ साथ होती थी। गर्ल्स और बॉयज़ सेक्शन जो होते थे वो साथ साथ होते थे, एक ही क्लास में हम लोग नहीं बैठते थे। तो दूसरी ये चीज़ कि ये टाइम था जब नई फेसबुक आ रही थी, मगर फेसबुक अभी आई नहीं थी। तो उससे पहले कुछ और प्लेटफॉर्म्स होते थे सोशल मीडिया के जो चलते होते थे, जिसमें ऑर्कट होता था, MSN मैसेंजर होता था, MIRC होता था, इस तरह के डिफरेंट होते थे। तो उस टाइम जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे वो MSN मैसेंजर यूज़ करते थे। तो एक ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है। स्टार्ट में हुआ ये कि पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं 6th 7th 8th क्लास के अंदर मतलब मैं अपनी क्लास का क्या, मैं अपने स्कूल का सबसे शरारती लड़का होता था, सबसे ज़्यादा। मतलब मैं शरारती ये नहीं कि एक शरारती होता है शरारती, एक शरारती होता बदतमीज़। मतलब आई वॉज टीचर्स फेवरेट एज़ वेल। और मैं बहुत शरारत करता होता था, बहुत ज़्यादा ना।
अपने जो मेरे दोस्त होते थे उनको भी बहुत तंग करता होता था, और वैसे भी टीचर्स वगैरह को भी उनके साथ शरारतें, और मतलब हंसवाता रहता था हर टाइम हर किसी को ना, किसी न किसी जोक के ऊपर, किसी बात के हर टाइम मतलब कोई ना कोई शुगल मिला होता था। तो हुआ ये कि 8th क्लास तक जब हम थे तो हम लोग थे अपने जूनियर सेक्शन के अंदर। जैसे ही हमने 8th क्लास क्लियर की तो हम लोग आ गए सीनियर सेक्शन के अंदर। 9th क्लास जो होती है उसमें फिर आप सीनियर सेक्शन में आ जाते हो। हुआ ये कि आई वाज इन 9th क्लास और हमारे स्कूल में एंट्री हुई उस बंदी की। उस बंदी का नाम क्या था ऑब्वियसली ये तो मैं आपको नहीं बताने लगा, क्योंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ। हम उसका कोई निक नेम रख लेते हैं ताकि आप लोगों को सुनने में भी, मतलब आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। मिजान इज मीरा, मीरा मीरा मीरा, ओके, मीरा इज़ अ गुड नेम, ओके। तो उस टाइम एंट्री हुई मीरा की। हम लोगों की लाइफ ना बड़ी वो उस टाइम और तरह की होती थी। हम लोग ना फुल बॉयज़ पार्टी वाले बंदे थे ना, चले जाना बॉयज़ नहीं इकट्ठे, मतलब वो सारा बॉयज़ वाला ही सीन था। कभी ना हमने इन गर्ल्स सेक्शन में कोई इंटरेस्ट ली, कोई ऐसा सीन नहीं होता था। बस हम लोग दोस्त होते थे। उसके अंदर मेरा जो उस टाइम बेस्ट फ्रेंड होता था वो साजिद था। साजिद इज़ इन कराची दीज डेज़। तो हम लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती होती थी और हम लोग हर टाइम साथ होते थे। ब्रेक टाइम के अंदर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग क्रिकेट खेलते हुए फील्डिंग कर रहा था, तो वो जो बॉल थी वो चली गई जिधर मीरा और उसकी एक दो दोस्तें बैठी हुई थी। मैं बॉल उठाने गया तो मैंने कहा जी, जैसे उनके पास ही बिल्कुल पड़ी थी, मैंने कहा बॉल देते हैं। तो उसने दी एंड शी पास्ड अ स्माइल, ठीक है। और मैं तो मतलब वो स्माइल आई तो मैंने तो पता जैसे वो होता है ना कि वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, वो वाला सीन हो गया ना भाई के साथ। फिर उसके बाद सीन ये हुआ कि खैर मैं फिर वहाँ से मैंने बॉल ली, मैं चला गया। इतने तो हमारे अंदर ज़िंदगी भर गट्स नहीं थे कि हम किसी से बात कर सकें या मतलब कोई कॉन्वर्सेशन बढ़ा सकें, ये तो था ही नहीं सीन। तो जनाब मैंने बस बॉल ली और चला गया, और मैं सीधा मैंने बॉयज़ के पास गया। मैंने कहा साजिद पता है क्या सीन हुआ है ये, वो आज तो मीरा ने भाई को स्माइल पास कराई है। कहा तो नहीं, और मैंने कहा हाँ हाँ कसम से। तो दे वर सरप्राइज एंड काइंड ऑफ जेलस एज वेल। ये पतोगी के पास मैंने एक ब्रेक ली है। पसीने से भर गया हूँ मैं, बहुत गर्मी अगर आपको मैं नज़र आ रहा हूँ तो। बाइक ओके है, बाइक माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है, परफेक्ट। स्टोरी कहाँ पहुँची हमारी? स्टोरी हमारी ये पहुँची कि स्माइल्स एक्सचेंज हो गई। अब इससे ज़्यादा ना तो हिम्मत थी, ना तो कभी बात की और ना कभी करनी थी। वक्त गुज़रता रहा, 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कितना टाइम लगा, मगर अचानक एक दिन रात के टाइम मैं अपने पीसी में बैठा हुआ इंटरनेट यूज़ कर रहा था, तो अचानक मुझे MSN मैसेंजर के ऊपर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने जब वो देखा कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किसकी है, तो वो मीरा का ईमेल आईडी था, ठीक है। मतलब मुझे उस टाइम तो नहीं पता था उसका क्या आईडी, वो तो बाद में पता चला, मगर वो उसका आईडी था। अच्छा, फेसबुक के ऊपर तो आप बाय नेम सर्च कर लेते हैं ना, MSN मैसेंजर के ऊपर आप सिर्फ बाय ईमेल आईडी सर्च कर सकते थे, आपको ईमेल आईडी पता होना ज़रूरी होता था। तो मुझे भी ये काफ़ी अर्सा नहीं पता लगा कि उसको मेरा ईमेल आईडी कैसे मिला या उसने कैसे ढूंढा, मगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। अच्छा, अब पहले दिन तो बस एक्सेप्ट की, कोई बात नहीं, कोई नहीं होती। तो उसके अंदर ये नहीं होता था कि आप मैसेजेस कर सकें, उसमें बस ये होता था कि आप कोई ऑनलाइन होता था तो उसके साथ चैट शुरू हो जाती थी। अच्छा, सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि मैंने 1-2 दिनों के अंदर ही ना अपने जो सबसे करीबी 1-2 दोस्त हैं उनको मैंने कॉन्फिडेंस में ले लिया और उनको मैंने ये बात बता दी कि भाई इस तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है और मैं किसी दिन वो ऑनलाइन हुई तो मैंने बात करना शुरू कर देनी है। जब फ्रेंड्स की तरफ से भी थोड़ा सा गो अहेड मिल गया तो भाई ज़रा कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने रोज़ाना स्कूल से आना और मैंने ऑनलाइन हो जाना MSN मैसेंजर के ऊपर, और मैं वेट करता रहता था कि वो जब भी मुझे शो हो कि वो ऑनलाइन है तो आपका भाई फ़ौरन से मैसेज कर ले। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, अचानक वो ऑनलाइन आई और भाई ने आपके ठग से हाई का मैसेज कर दिया।
ठीक है। अब 9th क्लास के बच्चे को जितनी को, अच्छा अभी तो 8-9 क्लास के बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। हमारे टाइम पे तो ना इंटरनेट, ना ये नेटफ्लिक्स, ना यूट्यूब, क्यों कुछ भी नहीं होता था ना। तो भाई ने हाई का मैसेज कर दिया, आगे से भी हाई का रिप्लाई आ गया, तो बातें शुरू हो गई। एक बात से दूसरी बात, बातें चलती रही। हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते गुजरे तो थोड़ा सा और फ्रैंक हो गए। सेल फोन्स नहीं होते थे उस टाइम पे, मतलब हमारे पास नहीं होते थे, वैसे तो सेल फोन्स होते थे। PTCL नंबर होता था तो उसको एक्सचेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो मैं MSN मैसेंजर ही ठीक था, उसी के ऊपर ही बात होती थी। रही अब फ्रैंकनेस थोड़ी इस हद तक बढ़ गई कि हम एक दूसरे की तारीफ़ भी करने लगे कि आज तुम अच्छी लग रही थी, आज तुम अच्छे लग रहे। हालांकि अच्छा कोई नहीं था लग रहा होता, कपड़े तो वही थे स्कूल वाले जो हमने ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी होती थी, वही रोज़ाना पहनी होती थी, तो क्या अच्छा लगना था। दिल में वो वाली फीलिंग थी सही, मगर उसको प्रॉपर एक नाम कैसे देना ये नहीं था पता। अब आप यूँ समझे बॉयज़ के हम लोगों का रिलेशन स्टार्ट हो चुका था, बस सिर्फ हमें उस रिलेशन का नाम नहीं पता था कि उसको नाम क्या देना है, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह कोई सीन था, मगर बस रिलेशन था। दोनों एक दूसरे से ही बात करते थे और सारी बातें करते थे, इसी तरह चलता रहा। और अब वो दिन आ गया कि एक दिन उसने मुझे बोला कि आज हम रिसेस टाइम, हम रिसेस बोलते थे, ब्रेक भी बोल सकते हैं, जो पहले 4 या 5 पीरियड्स के बाद होती थी। तो उसने कहा कि आज हम ब्रेक टाइम मिलेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। कि नेक्स्ट डे मैं ज़रा भाई आपका ज़रा फिट शिट हो के गया, नेक्स्ट डे थोड़ी अच्छी सी जेल शेल लगा के ओके टाइम आया, नज़र आ गई। तो अब मैं उसको इशारों में कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि हमने किस जगह मिलना है, या फ्रेंड्स को आपने किस तरह इग्नोर करना है, या मतलब उनके साथ मिलना है, या जो भी, मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था। आँख मचोली चल ही रही थी, मैं इशारे कर ही रहा था, तो शी वेंट अवे। मैं, उसने बात ही नहीं की मुझसे और वो चली गई। नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन जब मैं वापसी आया और मैं अब तो मुझे ज़्यादा टेंशन थी, फ़ौरन आपका भाई ऑनलाइन हो गया। उसने उस दिन मुझसे बात की और उसने मुझे बताया कि मेरी जो दोस्तें थी उसने इशारा करते हुए देख लिया था, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी फ्रेंड्स को नहीं बताया, तो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड सीन बन गया था, तो इसलिए मैं नहीं आई बात करने। तो मैंने कहा ठीक है यार, मुझे इस चीज़ से मसला नहीं है, जब भी आपके लिए इजी हो, मुझे बात करके क्या मिलना है, यहाँ पे भी तो बात हो रही है, जब आपके लिए इजी हो तो हम लोग बात कर लेंगे। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, शायद मेरे ख्याल में तीसरा महीना था रिलेशन का। सो दिस इज़ माई सेकेंड टैंक, फुल कर दें, हाई ऑक्टेन। ये कौन सी जगह है? पेट्रोल पंप चीचावतनी है। चीचावतनी हम पहुंच गए। चीचावतनी पहुंच के हमारा फ्यूल टैंक ख़त्म हुआ है। अच्छा जी, फ्यूलिंग डन, लेट्स गो। स्टोरी यहाँ पे थी कि हमारी मैसेजिंग चलती रही इसी तरह से। अब हमारा वो फेज़ शुरू हो गया जिसको कहते हैं केयरिंग फेज़। 3rd मंथ था, और केयरिंग फेज़ के अंदर ये था कि ने खाना खा लिया, नहीं खाया, ने आज क्या पहना, आज क्या किया, यही सारी चल रही थी। कल कॉलेज में क्या करना है, स्कूल में क्या करना है, ये वाली स्टोरीज चल रही थी। फिर उसके बाद हम लोगों की ऑब्वियसली सब बातें एक्सचेंज हो जाती हैं, तो ये बात भी एक्सचेंज हो गई कि आपका बर्थडे कब होगा, विश करें। तो बातें इसी तरह से चलती रहीं, और दरमियान वाला फेज़ मुझे अब थोड़ा सा भूला हुआ है, मगर मीरा ने मुझे बोला कि हम लोग आपकी बर्थडे पे मिलेंगे। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग भी था और शॉकिंग भी था। तो उसने मेरे से पूछा कि आप बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मैंने कहा यार बर्थडे बस इसी तरह से सेलिब्रेट होती है कि सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि आज हमारा बर्थडे है, बस दैट्स इट। कोई हमारा इतना ज़्यादा कोई वो केक आ रहे हैं और रूम को सजा रहे हैं, इस तरह का कोई ज़्यादा सीन नहीं था हम लोगों के घर में। बिल्कुल ओके, नॉर्मल सा होता था, दोस्त आ जाएँ तो आ जाएँ, कोई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, इट्स योर स्पेशल डे, तो इस बार आपने जो है वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं कर लूँगा सेलिब्रेट, किस तरह से करना है। तो उसने कहा कि यार ऑब्वियसली अब घर तो हम लोग आने से रहे, तो आप ऐसे करें कि बाहर किसी जगह रख लें, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, या कोई इस तरह का सीन, तो हम लोग वहाँ आ जाएंगे, या मैं आ जाऊँगी, या मेरे साथ एक दोस्त आ जाएगी, तो आप भी अपने साथ कोई जो आपका क्लोज़ फ्रेंड हैं उन्हें बुला लेना, तो वहाँ पे हम लोग आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे। तो थोड़ी सी वो लिबरल तो थी ये चीज़, तो मुझे उसकी बातों से अंदाज़ा हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे लिए तो अब मुझे तो उस दिन का ऐसे इंतज़ार था, जैसे मैं अब आपको क्या बताऊं कि मेरा बर्थडे आए
और मैं उससे मिलूं या मैं उसे देखूं। और ये ना खैर अभी बर्थडे में से था कोई तकरीबन 15-20 दिन होंगे, तो बस प्रिपरेशन अब मेरी शुरू हो गई। बहावलपुर का जो सबसे महंगा रेस्टोरेंट था उस टाइम, मैं वहाँ पे गया। मैंने उनसे कहा कि जी मैंने ना अपनी एक टेबल बुक करवानी है। मैंने कहा कि मैंने अपनी एक टेबल बुक करवानी है, टेबल जो होगी वो स्पेशल होगी, और जो ऑर्डर है वो भी मैं आपको अभी से दूंगा, और आप मुझे उसका बिल बता दें। क्योंकि यार हम पॉकेट मनी वाले लड़के थे, हमारे पास कौन से इतने पैसे होते थे कि हम लोग जो जहाँ कहे उसे वहाँ खाना खिला दें। तो मैंने कहा यार मैं आपको मेन्यू बता देता हूँ, आप मुझे पैसे बता दें ताकि मैं उस दिन उतने पैसे लेके आऊँ। तो उसने कहा कि जी आप बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए। तो मैंने जी सब टॉप की चीज़ें ना, बारबेक्यू के अंदर से 2 डिशेस, चाइनीज़ के अंदर से 4 डिशेस, पाकिस्तानी के अंदर से 4 डिशेस। तो मैंने कहा यार टेबल भरी हुई होनी चाहिए, भाभी आ रही हैं तो उन्हें ज़रा पता लगे कि यार कोई बंदे ने दावत दी है। तो उन्होंने जनाब मुझे जब सारी चीज़ें मैंने उन्हें मेन्यू की बताई इंक्लूडिंग कोल्ड ड्रिंक्स, तो उन्होंने मुझे बिल बताया कि आपका बिल बनेगा 12,000, मुझे आज तक याद है 12,000 कुछ रुपए है ना। तो उसके अंदर केक के भी पैसे ऐड किए थे, तो एग्जैक्टली जो मुझे घर से चाहिए थे वो 14,000 रुपये थे ना, 14,000 रुपीज़। अच्छा अब मेन मसला ये था कि घर वालों से पैसे लेंगे कैसे। अब्बू से तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि आप ये कहें कि भाई मैंने अपने दोस्तों को ट्रीट देनी है कि तो मुझे पैसे दें। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ आपसे जिस टाइम हमारा जो घर का महीने का खर्च होता था सब लोगों का, सब बहन भाइयों का और सब घर वालों का, वो 4,000 रुपीज़ होता था। तो मुझे उस ज़माने में अपने घर वालों से 14,000 रुपीज़ चाहिए थे अपने दोस्तों को खाना खिलाने के लिए अपने बर्थडे पे, जिस बंदे ने कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। तो ये एक बड़ा मसला बन गया था। तो मैं गया जी अपनी वालदा के पास, मैंने उन्हें जाके कहा जी इस तरह से मुझे पैसे चाहिए और मुझे कहीं से करके दे। मैंने ज़िंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा मैं पहली दफ़ा कुछ मांग रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा है कि ट्रीट देनी है, ठीक है, तो मैंने उन्हें ट्रीट देनी है और बस मुझे दे दें। तो 2-3 दिन इसी तरह मैं मुंह बनाता रहा। तो एंड में 2-3 दिनों बाद मुझे घर वालों से 14,000 रुपीज़ मिल गए। अब ये 14,000 बल्क के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट मैंने कभी भी नहीं थी ली घर वालों से। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो खैर पैसे मिल गए और अब उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन मैंने बर्थडे पार्टी थ्रो करनी थी और मीरा ने भी आना था। अच्छा जी, ये मैं अभी एक जगह पे रुका हूँ तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि मेरा जो एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है वो अपना कलर चेंज कर गया है। इसको इतनी स्पीड में हमने चलाया है, बाइक को आते हुए मैं एवरेज स्पीड 130-140 थी मेरी और मुसलसल भगाता रहा हूँ। तो ये यहाँ तक सारा रेड हो चुका है और इतना गर्म है कि मैं अभी इसको टच भी नहीं कर सकता अभी भावलपुर पहुँच के देखेंगे कि कलर कैसा रहता है इसका, क्या ये परमानेंटली चेंज हो गया है या कुछ देर के लिए जब बाइक ठंडा हो तो ख़त्म हो जाए। लेट्स सी। यहाँ से मैंने 1000 का फ्यूल और डलवाया था, ज़रूरत नहीं थी मगर मैंने कहा कि फिर मुझे करीब जाके ना रुकना पड़े तो इसलिए डलवा लिया। अब उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन मीरा ने आना था और बर्थडे पार्टी होनी थी। अब आपके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे, क्या हुआ होगा। घर वालों को भी शक हो रहा था कि 14,000 क्यों लेके गया है। घर वालों को था शक था थोड़ा सा कि 14,000 कभी भी इसने नहीं मांगे और वो भी स्पेशल अपने दोस्तों के लिए। तो वो भी चलें, एक चीज़ चल रही थी माइंड के अंदर। मगर अब आ गया वो स्पेशल दिन जिस दिन था मेरा बर्थडे और बर्थडे पे आना था मीरा ने। और मैंने सिर्फ अपने जो मेरे करीबी दोस्त थे जिसके अंदर साजिद था और मतलब मेरे ख्याल में पाँच दोस्त थे हम जो मेरे बहुत ही करीबी थे, ठीक है, उनको मैंने बुला लिया क्योंकि खाना भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया हुआ था और उसने भी बोला था कि वो भी 1-2 दोस्तों के साथ आएगी। तो मैंने कहा चलो कंपनी हो जाएगी। तो मैंने जनाब अपने दोस्तों को पिक किया और हम लोग चले गए उस रेस्टोरेंट और हम लोग जाके उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठ गए और अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो लोग आएँ और हम लोग केक भी पड़ा हुआ था, केक भी काटें। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मीरा ने कुछ शर्तें रखी थी मेरी बर्थडे को लेकर, अगर मैं मिस करके हूँ तो मैं बता देता हूँ। उसने शर्तें एक तो ये रखी थी कि केक मेरे आने तक आपने नहीं काटना और सबसे पहले आपको विश मतलब जिस तरह से कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू वो मैं करूँगी और क्या शर्त थी, हाँ, कि हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे और चले जाएंगे और इस तरह से ना। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब सब कुछ
खाना तकरीबन रेडी था, थोड़ा थोड़ा सर्व होना शुरू हो गया था, केक भी सामने पड़ा हुआ था और हम लोग वेट कर रहे थे। मैं बार बार विंडो की तरफ देख रहा था कि कब उनकी गाड़ी आके रुके और वो लोग आएँ। तो जब खाना सारा सर्व हो गया तो मेरा दोस्त जो है साजिद, वो खड़ा हुआ एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू। पिछले 3 महीने मैं जिससे बात कर रहा था वो साजिद ही था, वो लड़की वो मीरा नहीं थी, वो साजिद था जिससे मैं 3 महीने बात कर रहा था। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा रीवाइंड करते हैं। अब आते हैं कि जो मतलब अब मैं तो आपको बताता हूँ ना उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ, वो तो बात की बात है ना कि वो जब उसने वो खड़ा हुआ एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू और हमने केक काटा और मैंने कहा क्या मतलब, तो उसने मुझे सारी स्टोरी बताई। अब मैं जनाब वहाँ बैठा हूँ 14,000 रुपये का खर्चा करके, ये लोग खाना खाएं, मैं तो मुंह में कोई लुकमा डालूं वो नीचे ही ना जाए, उसे ज़बरदस्ती में ज़ोर लगा के नीचे लेके जाऊँ लुकमे को। अब इस स्टोरी को करते हैं थोड़ा सा रीवाइंड, चलते हैं 3 महीने पहले। हुआ क्या कि जिस दिन मैंने उसको, उनके पास वो बॉल गई और उन्होंने मुझे उठा के दी तो उन स्माइल पास करके बॉल दे दी और मैंने यही बात आके साजिद वगैरह और सबके सामने कर दी, ठीक है। तो उनके माइंड के अंदर ये शैतानी आइडिया आ गया कि ये हर वक्त हमें तंग करता है, ठीक है, हर टाइम उल्टे सीधे पंगे करता रहता है हमारे साथ, तो हम भी इसके साथ कुछ करते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने जाके मीरा के नाम का जो उसका असल नेम था उसका जाके हॉटमेल के ऊपर आईडी बनाया और मुझे MSN मैसेंजर पे ऐड किया। और मैं प्यार में इतना अंधा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई मुझे, मेरा ईमेल आईडी किसी के पास गया क्यों और कैसे मैं ऐड हो गया। खैर फिर उसके बाद इन्होंने प्लान, जो मुझे उन लोगों ने बाद में बताया मेरे दोस्तों ने, इन लोगों ने प्लान ये किया हुआ था कि हमने बस वो कुछ दिनों बाद स्टोरी ऐसे ही ख़त्म कर देनी थी कि हमने प्रैंक ये करना था कि हमने कहना था कि हमसे आके मिलो और तुमने जब जाके उनसे मिलना था तो उन्होंने मतलब जिस तरह का भी रिस्पॉन्स करती तो वो प्रैंक ही होता है ना, ठीक है। तो इसलिए उसने मुझे कहा था कि मुझे कॉलेज आके, स्कूल में आके मिलना, तो मैं उसको इशारे कर रहा था तो ऑब्वियसली वो समझती होगी कि ये वेडो मुझे इशारे क्यों कर रहा है, हालांकि वो तो मुझे जानती भी नहीं थी और इसी वजह से वो फिर मुड़ के चली भी गई क्योंकि वो यही समझ रही होगी कि यार पता नहीं क्या चाह रहा है पता। ये साजिद लोगों ने प्लान किया हुआ, बस इतना ही होगा कि हम इससे कोई अच्छा सा खाना खा लेते हैं और खाना खा लेंगे तो बस यही हो जाएगा कि यार हमने एक प्रैंक किया था और हमने किसी अच्छी जगह अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। तो मैंने कहा मनूसो खाना तो तुम वैसे भी मुझसे खा लेते, तो मैंने मना नहीं करना था, ऑब्वियसली 14,000 को तो नहीं खिलाना था तुम्हें, मगर खाना ज़रूर खिलाना था। मगर वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं है कि प्रैंक को किस तरह एंड करें, तो ये सबसे बेहतर एंडिंग हमें मिली थी तो हमने इस तरह से एंड किया था। तो खैर ये एक बड़ी फ़नी स्टोरी, हम अभी भी आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद कभी साथ बैठते हैं तो हम इन पुरानी बचपन की स्टोरीज़ को बहुत याद करते हैं। फिर इसी तरह हमने भी साजिद के साथ एक प्रैंक किया था कुछ अरसे के बाद, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, मगर क्योंकि वो साजिद की स्टोरी है तो मैं आपको नहीं सुना सकता। अगर मेरे व्लॉग में कभी साजिद आया तो वो सुना दे तो उसकी मर्ज़ी, मगर इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं और बहुत शुगल वाली स्टोरीज़ हैं। अगर आप लोगों को आज की ये स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वो होपफुली आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक मैं भी बहावलपुर पहुंचने वाला हूं। ब्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।